नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन आप सबका। कहते हैं कि वैश्विक मीडिया माहौल की प्रकृति इस बात का द्योतक है कि एक स्थिर और स्वस्थ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम कितनी भी मेहनत करें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे नियंत्रण से कहीं अधिक नाटकीय परिवर्तनों का अनुभव करना जारी रखेगा, क्योंकि चेंज ही कांस्टेंट है। 2 अक्टूबर 1972 को कई लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब दूरदर्शन केंद्र ने पांडुरंग बुधकर मार्ग वर्ली मुंबई 25 को ग्लैमर का तड़का दिया और ग्लैक्सो बस स्टैंड को एक नई पहचान। केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम भाभा सभागार में आयोजित किया गया। चूंकि यह पहली बार लाइव प्रसारण का था, निर्माता और इंजीनियर उत्सुक थे लेकिन नर्वस भी। डीडी के मुंबई का उद्घाटन महाराष्ट्र के उस दौर के राज्यपाल ने किया था। बहरहाल महाराष्ट्र की एक शख्सियत जो डीडी के मुंबई से शुरू से जुड़ी रही है, आइए सुनते हैं उनके उद्गार। नमस्कार. माझं भाग्य असं की अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून म्हणजे 1973 पासून मला दूरदर्शनवर काम करण्याची, लोकांसमोर सादर करण्याची संधी मिळाली. लघु भागवत यांच्यासारख्यांपासून, केशव केळकरांपासून ते मुकेशजी आपल्यापर्यंत, सावदेकरांसकट सर्व स्टेशन डिरेक्टर्सनी मुंबई दूरदर्शन केंद्राची कमान उंचावलेलीच होती. मला सुरुवातीला युवदर्शनमधनं माझी सुरुवात झाली आणि युवदर्शनमध्ये वलयांकित म्हणजे ज्येष्ठांच्या, नामवंतांच्या घरातली मुलं, त्यांच्यावर त्यांच्या नावाचा काही परिणाम होतो का या विषयापासून ते आमची 25शी म्हणजे त्या ज्येष्ठांशीच मुलाखत घेत त्यांचं तरुणपण कसं गेलं याच्याबद्दल मुलाखती घेत आरंभीच्या टप्प्यावरच्या माझ्या मुलाखती खूप गाजल्या. आणि माझं भाग्य असं की जवळजवळ 4 पिढ्यातल्या कलावंतांच्या, साहित्यिकांच्या, राजकीय लोकांच्या मुलाखती त्या निमित्तानं घेता आल्या. म्हणजे ज्योत्स्ना मोळे, हिराबाई बडोदेकर, मालती पांडे, गजाननराव वाटव्यांपासून नंतरच्या टप्प्यापर्यंत सगळे. अजून एक सर्वात महत्त्वाचं भाग्य असं की लता मंगेशकर, आशा भोसले, मीना खडीकर, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर या मंगेशकर 5ही भावंडांच्या मुलाखती दूरदर्शनवर घेण्याचं भाग्य मला लाभलं. आणि मीना खडीकरांच्या कार्यक्रमात ये जवळ ये प्रिय सखया भगवंता या गाण्याच्या वेळेला दिदींच्या अगदी शेजारी उभं राहून त्यांना या गाण्याची तुम्ही मूळ चीज पण चांगली म्हणता ना, ती जरा म्हणून दाखवा की, असं त्या उमेदवारी काळामध्ये त्यांना फरमाईश करण्याचं भाग्य माझ्या वाटेला आलं. याच्याखेरीज तात्कालिक पत्रकारच असल्यामुळे तात्कालिक कार्यक्रम तर खूपच मिळत गेले. एकूणच पण मुंबई दूरदर्शन केंद्राच्या मुळे मी महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशभरच्या मराठी माणसांच्या मनामनापर्यंत पोचलो. या दृष्टीनं मी मुंबई दूरदर्शन केंद्राचा मनापासून आभारी आहे. नमस्कार, मैं मधु राजा मुंबई दूरदर्शन 1972 में पैदा हुआ, लेकिन मेरा संबंध दूरदर्शन से उससे भी बहुत पुराना है. 1959 में दिल्ली में पहली बार दूरदर्शन आया और मैंने 1960 में दूरदर्शन में एक्ट करना शुरू किया. उसके बाद 1965 में मुझे वहाँ परमानेंट जॉब मिल गई. बड़ी प्राउड की बात है मेरे लिए कि आई एम द ओनली फीमेल आर्टिस्ट एंड मेरे बाद कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं आया. 81 तक वहाँ मैंने काम किया. उसके बाद ट्रांसफ़र होकर मुंबई आ गई. मुंबई दूरदर्शन काफ़ी पॉपुलर था ऑल ओवर इंडिया. उसके प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, आरोही, महफिले यारा वगैरह बहुत पॉपुलर थे. ऑल ओवर इंडिया देखे जाते थे. मुंबई दूरदर्शन में मुझे काफ़ी कुछ करने का मौका मिला और मेरी कुछ उपलब्धियों में से 2-4 मैं आपको गिनवाना चाहती हूँ. नंबर 1, सिंधी प्रोग्राम की शुरुआत मैंने ही की मुंबई दूरदर्शन से, जो ऑल ओवर इंडिया आज भी दिखाए जाते हैं. दूसरा उपलब्धि ये कि क्लासिकल डांस का ऑडिशन जो पहले मुंबई में नहीं होता था, उसकी शुरुआत मैंने ही की. तीसरा, आफ्टरनून ट्रांसमिशन शुरू हुआ जो नेटवर्क पे जाता था और बॉम्बे से उसका कंट्रीब्यूशन था. तो वो पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम मैंने अकेले 3 साल के करीब निभाया और उसमें
सीरियल्स के अलावा कुछ चीज़ें और भी भरनी पड़ती थी, जैसे चंद लम्हे फुर्सत के मैं प्रोड्यूस करती थी, जो फिल्म बेस्ड प्रोग्राम था, और कुकरी शोज़ होते थे। पहली दफ़ा इंडियन टीवी पे कुकरी शो मैंने ही शुरू किया और बच्चों को कहानी सुनाई, जो लोग आज तक याद करते हैं। तो ये थी छोटी सी जर्नी। They were the most enjoyable 18 years of my life. I had the privilege of working in various departments, first as an assistant and then as an independent producer. During my tenure, I have produced vast range of shows for Doordarshan, and these were right from the talk shows, music shows, documentaries, dramas. Predominantly, they were in Marathi, but I was also associated with a few English shows. This not only set a learning base for me, but I also learned how to be systematic at planning and execution, and especially how to predict and address various snags which may occur while doing a show. Doordarshan also gave me an opportunity to not only learn and handle different methods of shoot, like multi-camera shoot for the studios, one camera shoot for serials and documentaries, and outdoor broadcasts for news and large coverages of live shows. Because of Doordarshan, I met eminent personalities in all fields: art, music, politics, theatre, films, etc. And exchanging thoughts with them was very, very knowledgeable. There were many firsts in DD which I was a part of, like the first hit comedy series Chimendra, the first Marathi serial Shwetambara, and the first Asian Games. All in all, DD was not only a learning institute for many of us who have now made a name in different channels, but also a true alma mater to many, including myself. My further career path as President Z Network is only due to the years I spent in DD, which created a strong foothold in the TV industry for me. Hello, I have been with Doordarshan from 79 onwards. I remember the day I joined them on May, and that time we had not started a transmission. The Germans were looking after the station, and there were very few people working there. For me, it was a fabulous place, fully air conditioned, beautiful, and with all electronic cameras and all that. It was a learning process for me. That Doordarshan gave me the opportunity to do a lot of things there, and I owe a lot of my success to Doordarshan. We had the best of the programs that time. We had Shukla Das doing Magic Lamp and Rich Heritage. We had V.K. Sharma and T.P. Jain doing great Hindi plays, productions. We had Jyoti Vyas doing Gujarati plays. We had Aao Mera Saathi by Ali Marswan. And the news, we had some of the best news readers, from Jyotsna Kirpekar to Manju Mittal. Then we had Smita Patil, we had Jerson Tikuna, we had Siddharth, and many more. And it was amazing that what we had done in those 9 years in Doordarshan from 72 onwards. I think that was a golden period of time. We had also Rajan's Mirror of the World, which was hosted by Kabir Bedi. We had the best sports team going for live coverages, and I think it was a wonderful journey, a learning journey for me. And I in fact started the scenic workshop there along with Mr. Andyapan. We hired the carpenters, everyone. I remember going and picking up kurtas and everything for the property wardrobe department. And we started the property wardrobe, the workshop, and our first play production was designed by me, it went there. So for me, I always will remember Doordarshan for making me what I am today. दूरदर्शन के साथ एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा
समन्वय है कि जिसका मतलब वर्णन मैं कैसे करूं। ज़िंदगी के उस मोड़ पे बात है 1988-89 की, जब मुझे कैजुअल काम करने का मौका मिला था वहाँ पे। फिर वहाँ से मेरी नौकरी लग गई थी 1 साल के लिए परमानेंट एडिटर के रूप में, और उसी 1 साल में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत मित्र दोस्त, वीडियो क्या होता है मैंने जाना। फिर वहीं से हमारे गुरु, हमारे मित्र वेद प्रकाश जी मिले, स्वर्गीय वेद प्रकाश जी मिले, उनके साथ मैंने काम किया और एक नई दुनिया सीखी। लेकिन जो मेरी टीम थी, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे कला साथी थे, मुकेश जी ने इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ बताया। बहुत से ऐसे मित्र हैं, मनोहर कुलकर्णी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मतलब मुझे इतना कुछ सिखाया एडिटिंग में, इतना एक बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़ करके सिखाया मुझे। तो दूरदर्शन का आभारी हूँ, और जो कुछ भी हूँ आज मतलब उन्हीं की भूमि से, उन्हीं की नींव से, उन्हीं की बुनियाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो सत सत नमन दूरदर्शन, ऐसे ही तरक्की करते रहे, ऐसे आगे बढ़ते रहे। हम सब जितना भी कुछ कर सकेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे करने के लिए अपना जीवन तत्पर रहेगा उस पर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, मुझे ये मौका देने के लिए। Hello, I'm Naina Dasgupta. I had an opportunity to be launch of Bombay Doordarshan. So witnessed the launch of first telecast of Bombay Doordarshan. It was a big pleasure. And fortunately क्या हुआ था कि हम सब लोग कुछ यंग लोग वहाँ आए थे जो ग्रेजुएशन के बाद मास कम्युनिकेशन करके पहुँचे थे। तो हमारे लिए तो पूरा वो कॉलेज जैसा एटमॉस्फेयर था, इतनी सारी एक्टिविटीज़, चहल पहल, ये सब हो रहा है। और फॉर्चुनेटली we could attend the workshop with multi-camera setup, and that was a very good opportunity. We have seen the growth of television from black and white to till today the digital HD, and got a very good experience working with the best talent of Bombay, जो आज सेलिब्रिटी सब बन चुके हैं, वो भी उस वक्त यंग ही थे. So I think it was a very, very strong base which after 20 years of experience gave us a very good push to take off and go wherever we want in the media and work with pleasure. I'm thankful to Doordarshan for my strong base of this career. Thank you all. Since I joined this organization, its inception years, its growth shaped my life. And today, whatever experiences I got, I'm sharing that with the coming generations. Thank you. दूरदर्शन सारखी संस्थात काम करण्याचं मला संधी मिळाली. माझ्या कर्तव्य मी त्याचा खूप आभारी आहे. 2 ऑक्टोबर 1972 पासून मी त्या संस्थेत काम करतो. माझ्याबरोबर खूप चांगले सहकारी माझ्याबरोबर होते. त्यांच्याबरोबर मिळून मी खूप लोकांची सेवा केली. खूप चांगले कार्यक्रम केले. लोकांना जे आनंदित करतील असे कार्यक्रम केले. त्यात मी काम करणारा हास परियास, त्यानंतर गजरा, खून केले गुलशन आणि महत्त्वाचं म्हणजे मराठी नाटकाचं प्रस्तुतीकरण केलं. नमस्कार, मी डॉक्टर समीरण वाळवेकर. 1990च्या आसपास मी मुंबई दूरदर्शनवर वृत्त निवेदक या नात्याने माझ्या कामाला सुरुवात केली. त्यावेळेला त्या संस्थेमध्ये मी आलेलो नव्हतो. नंतर जेव्हा भारतीय माहिती सेवेत मी आलो त्यावेळेला 2-3 वर्षानंतरच्या काळात म्हणजे 93-94च्या सुमारास मी मुंबई दूरदर्शनला सहाय्यक वृत्त संपादक म्हणून जॉईन झालो. आणि त्याच्यानंतर जवळजवळ 2000 सालापर्यंत मुंबई आणि दिल्ली दूरदर्शनच्या सेवेमध्ये मी होतो. या संपूर्ण 9-10 वर्षांच्या काळामध्ये मला खूप काही शिकायला मिळालं. दूरदर्शन ही माझी शाळा होती. संपूर्ण राजकीय स्थित्यंतरं आणि दुसरं कुठलंच चॅनल, न्यूज चॅनल नसल्यामुळे दूरदर्शनच्या बातम्यामध्ये मनसोक्त बागडता आलं. मोठ्या मोठ्या नेत्यांबरोबर, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, मोठे मंत्री यांच्याबरोबर काम करता आलं. बातम्यांमधलं सगळं काही मला तिथे शिकायला मिळालं आणि त्याचा उपयोग नंतर मी जेव्हा अनेक वाहिन्यांचा संपादक, मुख्य संपादक झालो त्यावेळेला त्याचा खूप उपयोग झाला. मुंबई दूरदर्शनच्या अनेक कार्यक्रमांना आणि त्याच्यातल्या शेकडो भागांचं सूत्रसंचालन करण्याची संधी मला मिळाली.
त्याच्यामध्ये महाचर्चा असेल, लोकमानस असेल, असे अनेक कार्यक्रम महाराष्ट्रातल्या घराघरात जाऊन पोचले. पण त्याचबरोबर मी दूरदर्शनच्या काही समित्यांवर सुद्धा काम केलं आणि मुख्य म्हणजे मुंबईतून मी दिल्ली दूरदर्शनला गेल्यानंतर तिथे राष्ट्रीय स्तरावर दूरदर्शनमध्ये मला सेवा करता आली. राष्ट्रीय स्तरावरचे नेते, तिथले कार्यक्रम, तिथले राजकीय स्थित्यंतर ती अनुभवता आली. दूरदर्शनची सेवा सोडल्यानंतर मी जेव्हा खाजगी वाहिन्यांमध्ये गेलो तेव्हासुद्धा मी मुंबई दूरदर्शनवर कार्यक्रम करत होतो. त्यानंतर मी जेव्हा युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनच्या सेवेमध्ये गेलो, एज्युकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटरचा संचालक झालो, त्यावेळेला मुंबई दूरदर्शनचे संचालक होते मुकेश शर्मा. मी राष्ट्रीय पातळीवर DD व्यास शैक्षणिक वाहिनी, DD ज्ञान अशा वाहिन्यांमध्ये काही शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करत होतो. मुकेश शर्मांनी मला सांगितलं, तू मुंबई दूरदर्शनकरता या कार्यक्रमांचं मराठी रूपांतर कर. म्हणून मी जे कार्यक्रम मुंबई दूरदर्शनमध्ये सादर केले UGCकडून, त्या कार्यक्रमांना म्हणजे राग रंजनसारख्या एका सिरियलला राष्ट्रीय पारितोषिकं मिळाली. मुंबई दूरदर्शनचं माझ्यावर खूप मोठं उपकार आहेत. यूं तो मेरा जुड़ाव DD के मुंबई के साथ 1992 से था, जब मैंने बतौर डेप्यूटी डायरेक्टर प्रोग्राम्स की कमान संभाली थी. पर उसके पहले मैं 80 के दशक में DD के मुंबई में हिंदी नाटकों की रिकॉर्डिंग के लिए जाया करता था. प्रोड्यूसर वीरेंद्र शर्मा और राजन सबरवाल के साथ मैंने कुछ प्लेज में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, पर वो सब एक अलग कहानी है. आज की हमारी कहानी का नायक है दूरदर्शन केंद्र मुंबई और अन्य पात्र जो उससे अलग अलग दौर में जुड़े रहे. हाँ, तो मैं बता रहा था कि 2 अक्टूबर 1972 को DD के मुंबई का उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल अली यावर जंग ने किया था, मगर वे कार्यक्रम स्थल पर 35 मिनट की देरी से पहुंचे. कारण उद्घाटन की तारीख उनकी डायरी में 2 अक्टूबर की जगह 3 अक्टूबर दर्ज हो गई थी. बहरहाल, हालांकि अगला कार्यक्रम सुचारू रूप से चला. उस दिन भक्ति बर्वे को मराठी में मुख्य स्थल से और हिंदी में मंजू मित्तल को पहला वक्तव्य देने का सम्मान मिला था. सबसे पहले हिंदी समाचार सरिता सेठी ने पढ़ा, जबकि मराठी में समाचार अनुभवी पत्रकार डॉक्टर विश्वास मेहंदड़े ने किया था. खास बात यह है कि PV कृष्णामूर्ति जैसे मिलनसार सुसंस्कृत निदेशक के साथ केंद्र को अपनी स्थापना से लाभ हुआ. उन्होंने कार्यक्रम निर्माण के लिए एक अच्छी सैद्धांतिक बैठक और दिशा देने में भी बहुत मदद की. PV कृष्णामूर्ति के बाद कितने ही डायरेक्टर आए और गए, और एक शख्स ने सभी का आना जाना देखा, उनके PA के रूप में. Dear friends, my name is Ramakrishnan, generally known as Ramu. I joined in Doordarshan Kendra, Bombay in the year 1977 January. After January 1978, I have appointed as the PA to director, the then director Mr. A.R. Shinde. From that period till my retirement in 2012, and after 5.5 years more, I have been given as the charge of PA to the head of the office. I worked during that period with various directors, DDGs, additional director general, including sometimes with engineer-in-chief, means who was the head of the office during the absence of the program people. I got a good rapport with all the people whom I worked, which I saw that they are very excellent in their field. My duration of work, more than 40 years, I worked maximum with Mr. Mukesh Sharma, who took over as the head of the office whenever Doordarshan was a 0 in TRP percentage, and it became numero uno during his period. I wish all my staff who is working there, sorry I retired, all my best of luck. Thank you. सन 2000 से दूरदर्शन केंद्र मुंबई का परचम फिर से लहरा रहा था. ये एक अद्भुत बात थी कि एक इडियट बॉक्स रूपी छोटे पर्दे में दुनिया समा सकती थी. साहित्य, संस्कृति, खेल, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, गृह निर्माण के लिए समर्पित कार्यक्रम सुनियोजित और प्रस्तुत किए गए, और इसके लिए DD के मुंबई को कार्यक्रम और अवधारणाएं प्रस्तुत करने वाले प्रतिभाशाली कार्यक्रम अधिकारियों और इंजीनियरों का समर्थन मिला. मेरा दूरदर्शन मुंबई के साथ में बहुत लंबा सहवास रहा. मैं यहाँ पर फरवरी 1993 में आया था. मैं वहाँ पर 2004 की जनवरी तक रहा, 11 साल के लगभग, और मेरा ऐसा सौभाग्य रहा
कि इस दौरान दूरदर्शन बम्बई का बहुत बृहद आधुनिकीकरण हुआ। मैं जब यहाँ आया 1993 में, तो आपको आश्चर्य होगा कि हम लोग दूरदर्शन बम्बई में ट्यूब कैमराज यूज़ किया करते थे। सीसीडी कैमराज हम लोगों के पास समय में नहीं आए हुए थे। बहुत मेहनत और डायरेक्टरेट से बातचीत करने के बाद में धीरे धीरे हम लोगों को सीसीडी कैमराज मिलने शुरू हुए और समय ऐसा बीता 11 साल के अंतराल में कि धीरे धीरे सीसीडी कैमरा ही नहीं, हम लोग डिजिटल कैमराज तक पहुंच गए। मुझे बहुत सुखद अनुभव होता है। 14 साल बीत जाने के बाद में भी दूरदर्शन में अपने जो सहयोगी थे उन लोगों की मुझे काफ़ी याद आती है। शुरू में मैं पहले दिन जब आया तो मुझे विरदी साहब मिले, भटनागर साहब मिले और बाद में शेखर, शिप्रा, पंडित, उपरीकर, इन सब इंजीनियर भाइयों का साथ रहा। इन लोगों के सहयोग से हम लोगों ने 11 मंजिली इमारत में 4 स्टूडियो पूरे अपनी मर्जी से, अपनी वायरिंग वगैरह सब हम लोगों ने स्वयं की। 2 ओबी वैन बनाए। एक ओबी वैन हम लोगों का 8 कैमरा का था, जिसमें बॉडी बिल्डिंग से लेकर के आखिर तक सब काम हम ही लोगों ने किया। सैटेलाइट अपलिंकिंग भी इसी दौरान में आई। हम लोगों के पास में इसी दौरान DSNG भी आया, जिसके कारण हम लोगों को ओबी वगैरह करने में काफ़ी सुविधा होने लगी। दूरदर्शन बम्बई को हम लोगों ने अपनी मेहनत से ऐसा बनाया कि सर्वश्रेष्ठ केंद्र भारत भर में एक साल में माना गया। वैभवशाली महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरेत मुंबई दूरदर्शनचं योगदान हे एक वेगळ्या प्रकारे अधोरेखित होण्यासारखं आहे आणि वरळीच्या या मनोऱ्याखाली मुंबई दूरदर्शन केंद्रामध्ये मला कार्यक्रम विभागात सुरुवातीला निर्मिती सहाय्यक, मग निर्माता, कार्यक्रम निष्पादक आणि त्यानंतर सहाय्यक संचालक या वेगवेगळ्या भूमिकेत काम करायला मिळालं हा माझ्या आयुष्यातला मी स्वतःला सुवर्णकाळ समजतो। महाराष्ट्रातले अनेक कलावंत की जे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पोहोचले, यांच्या प्राथमिक कलेच्या प्रसिद्धीचे जे वलयांकित खरे दिवस होते ते मुंबई दूरदर्शन केंद्राच्या वरळीच्या प्रांगणातले होते। अनेक कलावंत असतील, अनेक विचारवंत असतील, लेखक असतील, शास्त्रज्ञ असतील, समाजातले वेगवेगळे अनेक बुद्धिवादी घटक असतील, या सर्वांचं प्रतिबिंब, त्यांचे चेहरे, त्यांची व्यक्तिमत्व आणि त्यांची विचारधारा मुंबई दूरदर्शनच्या आणि कालांतरानं झालेल्या सह्याद्री वाहिनीच्या छोट्या पडद्यावरून तुमच्यापर्यंत पोहोचली। रसिको, थोडक्यात असं म्हणता येईल की महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक क्षेत्रातलं मुंबई दूरदर्शन हा पवित्र देवार आहे। ह्या देवाराचं पावित्र्य तुम्ही आम्ही सर्वांनी जपायचं आहे। आजचं युग हे स्पर्धेचं आहे। दूरचित्रवाणीच्या क्षेत्रात अनेक माध्यमं आणि अनेक वाहिन्या येत आहेत। स्पर्धा हा अपरिहार्य भाग आहे, पण मी असं नेहमी मानतो आणि म्हणतो की आमची कुणाशी स्पर्धा नाही। दूरदर्शन हे माध्यम तुमचं आहे, ते समाज प्रबोधनाचं आहे, मनोरंजनाचं आहे आणि तुम्हाला माहिती देणार आहे। मुझे भी इस केंद्र पर कार्य करने का 19 वर्ष का अनुभव है। जब मैंने इस केंद्र को ज्वाइन किया था तब यहाँ पर मुकेश शर्मा साहब रहे। उनके मार्गदर्शन में हमने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का निर्माण किया। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रही रंगोली, देश से लेकर विदेश तक, सरहद के पार। मुझे काम करने का जो अवसर मिला तो मेरा दृष्टिकोण मुंबई में बदल गया कार्यक्रम के बनाने का। मार्केटिंग, उसे शोमैनशिप्स कैसे देनी है मुकेश जी ने सिखाया। एक से बढ़कर एक हमने इवेंट्स किए, प्रेरणा पुरस्कार, इंटरनेशनल स्तर पर जिसे सराहना मिली, नाद भेद, शास्त्रीय संगीत का टैलेंट हंट शो। 15 साल दूरदर्शन के पंजाबी चैनल में काम करने के बाद 1998 में मैं मुंबई दूरदर्शन में आया ट्रांसफर करके। कुछ समय लगा यहाँ के नए माहौल, नए लोगों के बीच, नए कल्चर के बीच, नई भाषा के साथ जुड़ने में। लेकिन फिर मैं ऐसे जुड़ा कि मेरी आइडेंटिटी और मुंबई दूरदर्शन की आइडेंटिटी में जैसे कोई फासला नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा।
मैं उन अनुभवों की बात करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ आके हासिल हुए। इवेंट्स, स्पेशल प्रोग्राम्स, न्यू ईयर प्रोग्राम्स मैंने पहले भी किए थे, लेकिन यहाँ आके जो टीम वर्क मैंने देखा और जिसका हिस्सा मैं बना, वो एक नया अनुभव था। किस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए एक बहुत बड़ी टीम में काम किया जाता है, ये मैंने यहाँ आके सीखा। एक और इवेंट, एनुअल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है इंटरनेशनल रोबोटिक कॉन्टेस्ट रोबोकॉन। एक लंबे अरसे तक मैं इस इंटरनेशनल इवेंट से जुड़ा रहा। 2 बार इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने का हिस्सा भी बना। उसमें मुझे तकरीबन 20 देशों के ब्रॉडकास्टर्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। और उसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी वो थी प्लानिंग। 1 साल पहले इस इवेंट की प्लानिंग शुरू हो जाती थी और कई मीटिंग्स होती थी। बात चाहे प्रोग्राम कंटेंट की जाए या टेक्निकल क्वालिटी की, इसमें कोई शक नहीं कि सह्याद्री दूरदर्शन का नंबर 1 चॅनल आहे। मी 1981 साली दूरदर्शन मुंबई येथे रुजू झालो आणि आपली आमची माती आमची माणसाची टीम जॉईन केली। तेव्हापासून जवळपास 15 ते 20 वर्ष मी आमची माती आमची माणसं कार्यक्रमाचा निर्माता म्हणून कार्यक्रम निर्मिती करत असे। हा कार्यक्रम आपल्या ग्रामीण भागामध्ये लोकप्रिय तर होताच, त्याचबरोबर तो ग्रामीण शहरी प्रेक्षकांमध्ये कसा लोकप्रिय होईल हे आमचं लक्ष होतं। आणि म्हणूनच माझ्या पुढाकाराने आम्ही 1985 ते 1990 अशी 4 वर्ष चालणारी गप्पा गोष्टी ही ग्रामीण गप्पा टप्पांची मालिका सुरू केली होती आणि त्या मालिकेला खूप प्रतिसाद देखील मिळत होता। आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे जे आपले ग्रामीण भागातील प्रेक्षक जे शहरी भागामध्ये राहत होते त्यांच्यामार्फत ह्या कार्यक्रमाची माहिती आपल्या गावागावापर्यंत पोहोचली आणि त्या कार्यक्रमाला खूप प्रसिद्धी त्यावेळी मिळत असे। आमची मातीशिवाय मी इतर अनेक कार्यक्रम केले, त्याच्यामध्ये पर्यावरणविषयक कार्यक्रम होते, ग्रामीण विकासविषयक कार्यक्रम होते। त्याशिवाय आपल्या ज्या राष्ट्रीय कार्यक्रमातील लाईव्ह प्रक्षेपण, थेट प्रक्षेपण होत असत त्यामध्ये सुद्धा माझा महत्त्वाचा सहभाग असेल। 1993 साली आपल्या भारतामध्ये आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये उपग्रह वाहिन्यांचं आगमन झालं होतं। त्यामुळे नाही म्हटलं तरी नव्यामुळे या प्रेक्षकांचा कल थोडासा या वाहिन्यांकडे जात होता। त्यामुळे तो प्रेक्षक वर्ग टिकवण्यासाठी आपलं दूरदर्शनचं तर वेगळं पण होतंच, पण त्याचप्रमाणे आपल्या सह्याद्रीच्या कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा एक वेगळं पण करणं गरजेचं होतं। आणि म्हणूनच 1999 सालानंतर आम्ही काही आमच्या केंद्र संचालकांच्या पुढाकारानं इव्हेंट्स सुरू केली। त्याचाच परिणाम म्हणून आमची काही इव्हेंट्स जशी ती सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार, सह्याद्री हिरकणी पुरस्कार, सह्याद्री प्रेरणा पुरस्कार, सह्याद्री कृषी सन्मान सोहळा यासारखे कार्यक्रम आम्ही इंट्रोड्यूस केले आणि ते प्रेक्षकांपर्यंत मोठ्या संख्येनं किंवा मोठा त्याला प्रेक्षक वर्ग लाभला। त्याचबरोबर आपल्या ज्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जी मूळ आहे ती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून दहीहंडी आणि गणपती उत्सव, गणेशोत्सव असे, त्याचं गणेश विसर्जन सोहळा हा थेट प्रसारित किंवा त्यानंतरचा दहीहंडी सोहळा हा सुद्धा आम्ही थेट प्रसारित करत असू। त्यामुळे व्हायचं काय की ज्या प्रेक्षकांना किंवा ज्या व्यक्तींना, ज्या लोकांना आपले हे सोहळे प्रत्यक्षपणे त्या ठिकाणी जे जाऊन ते पाहू शकत नव्हते त्यांना ते त्यांच्या घरामध्ये हे विसर्जन सोहळे पोचत असत आणि त्यामुळे त्यांनाही असं वाटत गेलं की खरोखर आपण हे सोहळे आपल्या सह्याद्रीच्या माध्यमातून आम्ही थेट प्रसारित करत होतो, त्यातून त्यांना ते बघायला मिळत असत। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती और सिंधी में कार्यक्रम बनाकर इस केंद्र ने बहुभाषी मुंबई का चेहरा दिखाया। सन 2000 से पहले डीडी का ये माध्यम मूल रूप से शिक्षा के लिए शुरू किया गया था, इसलिए छात्रों के लिए स्कूल टेलीविजन कार्यक्रम नियमित रूप से दिखाए जाते थे। इस दूरस्थ शिक्षा से हजारों छात्रों और शिक्षकों ने उन स्कूलों घरों में लाभ उठाया जहां टीवी था। इतना ही नहीं, उस दौर में डीडी के मुंबई ने टैलेंट एंड इमेज, हास परिहास, चिमन राव, गजरा, सुंदर माझे घर, किलबिल, युव दर्शन, ज्ञानदीप, मास्क एंड फेसेस,
फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, आरोग्य संपदा आदि कई मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से दर्शकों का मनोरंजन किया। कामगार विश्व, आमची माटी आमची माणसा, उसमें भी दर्शक थे। आरोही, शब्दों से परे, नाटकीय संगीत, शाम गजल, इस तरह के मधुर कार्यक्रमों ने संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सच की परछाइयां और परिक्रमा जैसे सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों ने टेलीविजन का एक अलग पक्ष दिखाया। मुंबई दूरदर्शन पर दिखाया जाने वाला छायागीत और संडे का हिंदी सिनेमा दर्शकों के लिए जिंदगी और मौत हुआ करता था। दर्शकों को पारंपरिक मीडिया से एक अलग दृश्य अनुभव मिलना शुरू हो गया, जैसे कि मंच पर नाटक और बड़े पर्दे पर दिखाई जाने वाली फिल्में। विशाल लोकप्रियता के दौर का अनुभव किया, प्रतिस्पर्धा देखी, हाँ, यहाँ तक कि प्रतिस्पर्धा के कारण समझौता की अवधि का भी सामना करना पड़ा। सैकड़ों चैनलों की झंझट में बहकर यह दूरदर्शन भीड़ में चेहरा भी बन गया, जबकि डीडी का रोल एज अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर बड़ा ही स्पेसिफिक था, टू केटर टू द सिटीजंस, वेयर एज द कमर्शियल ब्रॉडकास्टर्स आर देयर टू केटर टू द कंज्यूमर्स। यही कारण था कि सन 2000 से प्रोग्रामिंग का सिलसिला बदला और डीडी के मुंबई एक बार फिर मीडिया लैंडस्केप पर एज अ पब्लिक ब्रॉडकास्टर छाया हुआ था। तो एक बार फिर डीडी के मुंबई के मेरे पुराने और नए साथियों को प्रणाम, और अब यहीं देता हूं इस डीडी के मुंबई के वीडियो को विराम।